फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के पार्ट 3 पे आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट्स पे, डेफिनेशन पे एंड उसके अंडरस्टैंडिंग्स पे डिस्कस किया था। पार्ट 2 में कुछ एक्सरसाइजेज हमने की है और रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज हम लोग पार्ट 3 में कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको पसंद आया होगा पहला दोनों पार्ट, और कोई कमेंट है तो आप दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी बुक से जब आप लेंगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 8। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? इसमें देखिए, ये कौन निगेटिव एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है? If the vehicle is to be stopped with a negative acceleration, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीड में वो चल रहा था और उसको वेलोसिटी को जीरो लाना है, तो उसमें जो फोर्स लग रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। निगेटिव एक्सीलरेशन है तो इसमें इसीलिए हम लोग एक्सीलरेशन को पहले ही से डिसलेरेशन कहेंगे। इसको एक्चुअली स्टॉप कर रहा है, इस स्पीड को इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही से एक्सीलरेशन को निगेटिव लिया। और सिंपल सा, क्योंकि हमारे दिमाग में है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स निकालना है तो एफ एम ए हमें दिया हुआ है, एम हमें दिया हुआ है, तो हमें एफ निकालना है, लेकिन ए का जो है वो कहता है निगेटिव एक्सीलरेशन है, तो इसीलिए हमने माइनस लिया। तो फोर्स जो इसमें है ये अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन है, इसलिए निगेटिव फोर्स भी निगेटिव आ जाएगा। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी? ये कुछ नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको देना है कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम के दो पैरामीटर है, मास बढ़ेगा तो भी मोमेंटम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। 10th क्वेश्चन है, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट? कुछ देर पहले हमने पिछले पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि क्या ये पॉसिबल है कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे कोई विथ नॉन जीरो वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे विथ जीरो अनबैलेंस फोर्स। ऐसा अनबैलेंस फोर्स जो कि जीरो हो, उस पे क्या कोई कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल सकता है? तो हमने उसमें आंसर किया था कि यस। यदि एक वेलोसिटी उसे मिल गई है और उसमें यदि हम किसी रीजन से रिजल्टेंट फोर्स यदि 2 3 4 सब मिला के न्यूट्रलाइज हो जा रहा है एक दूसरे को, तो वो उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे ये क्या देता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो होगा। जो इनिशियल वेलोसिटी है वही एवरी टाइम, जो टाइम फ्रेम आप देखते जाएंगे 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 1 घंटे आधा घंटे, तो आपको मिलेगा कि उसमें वही वेलोसिटी है। 10 सेकंड पहले था वही 10 सेकंड के बाद है, तो यानी कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, यानी कि v इक्वल टू यू है। तो a इसका मतलब जीरो है, तो a जीरो है तो इसमें क्या होगा, फोर्स जीरो हो रहा है। फोर्स कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स, यानी कि नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। मैं बार बार रिजल्टेंट नेट फोर्स बोल रहा हूँ। यदि उसमें 2 3 4 5 7 10 15 20 जितने फोर्स लग रहे हैं जिस डायरेक्शन से लग, सबका रिजल्टेंट यदि सबको जोड़ेंगे तो उसका यदि वैल्यू, टोटल वैल्यू जीरो आता है, क्योंकि ऐसा कर तभी होगा जबकि हर डायरेक्शन से लगेंगे, तो नेट वो जीरो हो जाएगा। फोर्स फोर्स तो आप जान ही रहे हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ए वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो फोर्स भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट डायरेक्शन से मिलकर यदि रिजल्टेंट जीरो होता है, ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं लग रहा है, लग रहे हैं, बट एक दूसरे को वो बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसमें एक और चीज कह रहा है कि इसमें हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं,
बट वो कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है। इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स और है जो इस 200 न्यूटन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी तभी होगा जब कि अनबैलेंस फोर्स की टोटल नेट इन अनबैलेंस फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो लग रहा है, तो कौन सा लग रहा है? तो यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश किया, ये आपका वुडन ब्लॉक है, ये फोर्स 200 न्यूटन का है, 200 न्यूटन का है, और ये एक वेलोसिटी से चला जा रहा है। क्या वेलोसिटी है? v वेलोसिटी है। v इक्वल टू यू कहिए, क्योंकि हमेशा एक ही कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो जरूर यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ यदि इस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यदि निगेटिव 200 न्यूटन लगेगा, तो ये दोनों फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, जो भी वेलोसिटी रहा हो स्टार्ट में, वो वेलोसिटी मेंटेन रहेगा। तो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन विल बी जीरो, बात सही है। इट मीन्स दैट नेट फोर्स अप्लाइड विल बी जीरो, ठीक है। सो अप्लाइड फोर्स ऑफ 200 शुड बी न्यूट्रलाइज बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फोर्स कहाँ से आएगा? ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो कि हम 200 न्यूटन का जो लगा रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है। अदरवाइज क्या होगा कि इसमें यदि ये फोर्स नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये क्या होता? एक्सेलरेट करता। ठीक है, आगे 11th क्वेश्चन है, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meters second per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of combined object after collision? इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मास दिया हुआ है। मास चेंज नहीं हो रहा है, मास बाद में भी वही रह रहा है, तो बाद में वेलोसिटी क्या होगा दोनों का? तो इसमें हमने देखा फॉर्मूला क्या है, हमें v निकालना है, तो अब ये है इनिशियल, अब बट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, तो इसीलिए यहाँ पे निगेटिव होगा। एक इधर से आ रहा है, एक दूसरा इधर से आ रहा है, तो यू वी इक्वल टू -2.5 पर सेकेंड होगा, बिकॉज इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्योंकि एक जिस डायरेक्शन में लेंगे तो दूसरा निगेटिव होगा, तो ये कोलाइड करता है, तो ये जीरो होता है। तो वेलोसिटी आफ्टर, जो क्योंकि ऐसे भी जानेंगे, यदि सेम मास का है और सेम वेलोसिटी से एक दूसरे को टक्कर करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रुक जाएगा, नेचुरल है। तो वो फाइनली आपको हो जाए कोलिजन के बाद वो दोनों रेस्ट में आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला पे बनाना है, आप सभी जान रहे हैं, इसको कर लीजिएगा। ओके, 12th में है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will be probably not move. ये सही है। A student justify this by answering that two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. देखिए, मैंने जब भी आपसे बात की थी थर्ड लॉ हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में काम करता है। तो जब दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में काम करेगा तो एक दूसरे को कैंसिलेशन कर नहीं सकता है। तो आप यदि वो मूव कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं, मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब वो कैंसिल नहीं कर रहा है, क्योंकि आप जब उस पे क्या कहते हैं, आप जब उस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं, तो ट्रक को पुश कर रहे हैं, तो ट्रक नहीं बढ़ने का ये मतलब नहीं कि जो आप लगा रहे हैं और वो आप पे लगा रहा है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। न्यूट्रलाइज तभी करता है जब दोनों फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगते, एक ही ऑब्जेक्ट पे दो अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लगेगा, देन वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो आपने देखा 200 न्यूटन और -200 न्यूटन न्यूट्रलाइज हो जा रहा था। इस कंडीशन में ये नहीं है। तो comment on the logic, explain why the truck. So when we push massive truck parked along the roadside, it does not move. This justification given by student that the two opposite and equal forces cancel each other is totally wrong. नहीं होगा, एक ही ऑब्जेक्ट पे नहीं हो रहा। यही आपको मैंने बोला था, तीन चीज उसकी बहुत ध्यान रखिएगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और इक्वल अमाउंट पे काम करता है।
तो यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रहा था? दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन नेवर एक्ट ऑन सेम बॉडी, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ देयर कैंसिलेशन. The truck does not move because the push applied is far less than the force of friction between the truck and the road. Also, the mass of truck is very high and its inertia is also high. एक लिमिट पे जाके जब आप फोर्स लगाते रहेंगे, जब वो लिमिट आएगा कि उसके मास इनर्सिया को वो बीट कर पाए और फ्रिक्शन को बीट कर पाए, तभी वो बढ़ेगा. इसमें न्यूट्रलाइजेशन की कहीं बात नहीं आ रही है. समझ गए? आप जाके जोर से धक्का दीजिएगा ट्रक को तो आपके हाथ में चोट लग सकता है. न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपके हाथ में भी चोट नहीं लगता. सीधी सी बात है, जीरो हो जाता है. जीरो तो हुआ नहीं. उसने आप पे अपनी, आप जाके धक्का दीजिए, ट्रक खड़ी है, अभी बहुत सारी ट्रक मिलेगी, आप जाके धक्का दे दीजिए. आप ट्रक को छोड़ दीजिए, आप अपने घर का कार को धक्का दे दीजिए, आपको चोट लगेगा. इसका मतलब ये नहीं, उस ट्रक से जो आपको रिएक्शन होना चाहिए था वो हो रहा है. न्यूट्रलाइज कहाँ हो रहा है? लेकिन आप जो उसमें मार रहे हैं, उसके चलते उसके इनर्सिया और उसके जो फ्रिक्शनल फोर्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं. आप 10 आदमी मिलकर जोर से मारेंगे तो हो सकता है मूव कर जाए. ठीक है? तो ये इसको केवल इसी समझाने के लिए है कि दो अपोजिट ऑब्जेक्ट पे काम करता है. इस एक्सरसाइज का फिर से देने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बात आए. 13th क्वेश्चन है, ये हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज ट्रेवलिंग at 10 meter per second is stuck by a hockey stick so as to return it along the original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो इसमें क्या करना है, हमें चेंज ऑफ मोमेंटम उन्होंने निकालने के लिए बोला है. तो अब देखिए एक चीज, वो मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी. और जब वो हॉकी स्टिक उसमें लगती है तो हॉकी स्टिक से वो रिटर्न डायरेक्शन में आता है. यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सो इसका साइन दूसरा हो जाएगा. तो आप देखिए v1 तो 10 मीटर पर सेकेंड है, बट v2 -5 सेकेंड है. तो फाइनल मोमेंटम माइनस चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. तो इसको आप फॉर्मूला से इस तरह से निकालेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज -3 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है? क्योंकि v2 माइनस था और उसमें से 10 घटाए, तो ये उल्टा चेंज इन मोमेंटम इन नेगेटिव डायरेक्शन में. तो hence the change in momentum of the hockey ball is -3 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है? तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिए. 14th है, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of bullet into the block. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. इसमें देखिए, इसमें सारे पैरामीटर्स आपको दिया हुआ है. दिस क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन द नॉर्मल फॉर्मूला. तो फॉर्मूला में आप मिसिंग क्या है कि इसमें इसने वेट दे रखी है और स्पीड देख रखी है कि इनिशियल स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें इन्होंने दे रखा है कि कितने सेकेंड बाद वो रेस्ट में आ जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 कितने में आ जाता है. तो इससे हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. इस फॉर्मूला से सिंपल सा एक्सेलरेशन निकल जाएगा. ठीक है? एक्सेलरेशन क्योंकि रेस्ट में आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो क्या करते हैं आगे, अब इससे हम कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वो निकालते हैं. यहाँ देखिए, क्योंकि हमें v और u पता है, a भी पता चल गया, तो नाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस. Hence the distance of penetration of bullet into the block is 2.25 मीटर. और फोर्स निकालना है, फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसका मास है 0.01 kg. तो जो फोर्स है वो -50 न्यूटन है. ये फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है? वुडन ब्लॉक के द्वारा बुलेट को लगाया जा रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द जो आपका बुलेट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. ठीक है? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है.
फॉर्मूला बेस्ड है, अब निकाल लीजिए। 15th क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद एन stick to a stationary wooden block of 5 kg. Then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। मास एक का 1 kg है, उसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक का 5 kg है, नेचुरल है, जो यहाँ वर्ड स्टेशनरी ध्यान दीजिए, तो उसका वेलोसिटी 0 है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सिंपल सा फॉर्मूला। हाँ, अब क्या है, यही आप जानते ही हैं कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वही मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन होगा, टोटल मोमेंटम दोनों का मिलाकर। अब क्या है कि ये कहता है कि दोनों स्टिक होता है तब मूव कर रहा है, तो दोनों स्टिक कर जाएगा तो 1 kg और 5 kg मिला के 6 kg हो जाता है, और इसके मोमेंटम बाद में भी उतना ही होना चाहिए, 10 kg मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो अब क्या है कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 10 हो गया और ये मास 6 हो गया, केवल वेलोसिटी हमें निकालना है, वेलोसिटी, तो v इक्वल टू ये 1.67 मीटर पर सेकेंड। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आते हैं आगे। 16, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to the 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final moment of the object. Also find the magnitude of force exerted on the object. अब इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना लेता है t, इनिशियल मोमेंटम 500 सीधे मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम भी पता है दोनों का। तो फोर्स के डिफिनेशन में आप जाइए, तो फोर्स का क्या मतलब है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, F इक्वल टू एम ए निकाल के अलग से भी कर सकते हैं, अदरवाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप यदि निकाल लेंगे और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये मोमेंटम जो था इनिशियल था 500 kg, फाइनल था 800 kg मीटर सेकेंड, तो कितने देर में चेंज हुआ, 6 सेकेंड में, तो रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, 800 माइनस 500 डिवाइड बाई 6, 50 मीटर। सिंपल सा है। हाँ, चलते हैं आगे आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट है। इसमें थोड़ी सी लोगों का अपना ओपिनियन हो सकता है बेस्ड ऑन द इनर्शिया, थर्ड लॉ एंड जो अभी तक आपने पढ़ा है इसका सारा इसमें ब्रीफ है। तो क्वेश्चन क्या है 17th, अख्तर, किरण, राहुल वेयर राइडिंग इन ए मोटर कार that was moving with a high velocity on a expressway when an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen. Akhtar and Kiran started pondering over the situation. Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car, because the change of velocity of the insect was much more than that of motor car. Akhtar said that since the motor car is moving with a larger velocity, it exerted larger force on the insect, and as a result, the insect died. Rahul, while putting on entirely new explanation, said that the both motor car and insect experience the same force and in change in their momentum. Comment on these suggestion. तो चलते हैं, पहला एक किरण का सजेशन लेते हैं। किरण क्या बोल रहा है, किरण बोल रहा है insect suffered a greater change in momentum as compared to the change of momentum of motor car. जितना चेंज मोटर कार के मोमेंटम में चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में इंसेक्ट हैज सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन। एक चीज ध्यान दो मेरे भाई, बहुत शांत हो जाओ और ध्यान दो। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है जब कोलाइड करेगा, जब कोलिजन होगा तो इक्वल
एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट इट विल बी इक्वल। लेकिन फोर्स क्या है? फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इट इज नॉट चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ध्यान देने की बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। खाली मोमेंटम चेंज को आप फोर्स नहीं कर सकते, मैंने देखा है बहुत लोग इसमें कंफ्यूज किए हैं। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट sometimes rate of change of momentum will be equal to the change of momentum जब t जो होगा वो 1 सेकेंड होगा। एम भी एम ब्रैकेट में v माइनस यू बाई टी जब 1 होगा 1 सेकेंड, इन दैट केस ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल। मतलब कि वो इक्वल टू फोर्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक से डिवाइड करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज का डिवाइड ये करेंगे तो वो फोर्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम का वैल्यू एक ही आएगा। तो यहां ध्यान देने का है, ये नहीं कह रहा है, ये फोर्स की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है चेंज इन मोमेंटम। तो हम इसको लेके देखते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ क्या कहता है? कहता है, ये देख लीजिए, यही फॉर्मूला है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन शुड बी इक्वल। अब हम क्या कहते हैं, कार का मास एम ए लेते हैं, इंसेक्ट का मास एम बी लेते हैं। फाइनल मास ऑफ कार एंड इंसेक्ट जब दोनों चिपक के आगे बढ़ जाता है, एम ए प्लस एम बी होता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार यू ए है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट यू बी है। ठीक है, आगे आते हैं। अब क्या है कि जब एक इंसेक्ट टकराएगा कार से, तो कार की वेलोसिटी में इतना कम चेंज होगा कि इट विल बी इक्विवेलेंट टू द इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ रहे हो? सिंपल सा बात है। बहुत किसी बड़े से टकराएगा तो हो सकता है स्पीड कम हो जाए, बट इसके ऊपर जो वेलोसिटी चेंज करने के लिए जो फोर्स लगता है, जानते ही हो, विदाउट फोर्स, तो जो टक्कर में जो फोर्स जनरेट हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, वो बहुत कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू द। अब उस फोर्स के चलते जो वेलोसिटी चेंज होगी वो 0.0000 कुछ होगा ऐसा, बहुत जाके निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ निकल के आएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी नॉट इक्वल बट इट विल ऑलमोस्ट इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? कार का मोमेंटम तो चेंज कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया। बट अब इंसेक्ट पे आओ भाई मेरे, इंसेक्ट की वेलोसिटी कुछ भी थी, एक्स वाई जेड 10 20 50 किलोमीटर पर आवर जो भी था, बट वो इमीडिएटली वो 0 हो गया। तो उसके चेंज ऑफ मोमेंटम में काफी बदलाव आएगा। तो वो तो चेंज इन मोमेंटम में काफी, रेट की बात नहीं कर रहे, चेंज ऑफ मोमेंटम में काफी बात कर रहा है। तो वो जो कह रहा है कि स्टेटमेंट कि देयर विल बी ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट, तो वो सही है। ठीक है, और चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो एक और ध्यान है, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस साइन है, आप यहाँ ध्यान देना, ये प्लस है क्योंकि ये इंसेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, गाड़ी के डायरेक्शन में चला जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओवरऑल जो चेंज ऑफ मोमेंटम है बहुत बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू उनका इनिशियल चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि अब तो गाड़ी के स्पीड में भी चलने लगा, गाड़ी यदि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल रहा था और वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो आके टकराया, तो उसका अब के शुरू 5 किलोमीटर था अब 50 किलोमीटर हो गया, तो उसके अपना मोमेंटम जो पुराना मोमेंटम था एक इंसेक्ट का इनिशियल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का वो काफी बड़ा चेंज है। तो इट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो अख्तर ने जो कहा कि नहीं, अख्तर नहीं, तो उसने जो बताया उसके हिसाब से ये ठीक है। अख्तर के सजेशन पे अब आते हैं। अख्तर क्या बोलता है कि मोटर कार exerted a larger force on insect because of the large velocity of car। अख्तर ने
थर्ड लॉ को ठीक से पढ़ा ही नहीं था। वो क्या कहता है, न कोई लार्जर कर सकता है न कोई स्मॉलर कर सकता है। जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, बट कार उसके रिस्पेक्ट में फील जो होगा वो कम होगा। और इंसेक्ट का वजन कम है, क्योंकि ये तो जो टक्कर में दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। जैसे कि तुम अभी ट्रक को, तुम अभी जो बात एग्जांपल दे रहे थे कि ट्रक का तुमने धक्का दी, ट्रक मूव नहीं किया, तो तुमने जो भी धक्का दी वो तुमको हर दर्द हुआ, ट्रक को तो कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। तो जब कुछ नहीं हुआ ट्रक को, तो ऐसा ही नहीं कर सकते हैं कि ट्रक को तो कुछ लगा ही नहीं है मुझे ही लगा, ऐसा नहीं है, लगा दोनों को, बट इक्वल होगा। अब फिल की बात अभी नहीं करें, इक्वल होगा। तो यहाँ इक्वल की बात नहीं कर रहा है, करता है कि लार्जर फोर्स, तो लार्जर फोर्स नहीं होगा, दोनों में फोर्स इक्वल होगा, इसका इनकरेक्ट है। राहुल के सजेशन पे आते हैं। ऑन ऑन collision of insect with a motor car, both experience the same force as action and reaction are always equal, इसने ही कहा, ये सही है। दूसरा कहा फोर्स इज, अब क्या करते हैं एक और चीज है, इसने फोर्स इक्वल है बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा चेंज ऑफ मोमेंटम कार का कितना था, लगभग जीरो था, जितना मोमेंटम पहले था लगभग उतना ही मोमेंटम बाद में था। बट इंसेक्ट का मोमेंटम चेंज हो चुका था, क्योंकि वो इतना ही कम स्पीड में था, अचानक स्पीड उसका इसके साथ चिपक जाने से बढ़ गया, तो दोनों में फोर्स इक्वल लगा। फोर्स इक्वल लगने का यह मतलब नहीं हुआ कि चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होगा। यदि आपको यहां ये दिया रहता कि कोलिजन एग्जिस्ट फॉर 1 सेकेंड, जैसे ऐसा लिखा रहता, अभी कुछ नहीं पता है कोलिजन 1 सेकेंड के लिए हुआ था कि 0.1 सेकेंड के लिए हुआ था कि क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहां नहीं दिया हुआ। यहां राहुल कह रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि चूंकि फोर्स इक्वल है इसलिए चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल नहीं होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम तो हो ही नहीं सकता इक्वल। आप सबसे पहला में ही आप देख लीजिए कि दोनों का मोमेंटम डिफरेंट था। तो इसका राहुल के दो पार्ट, पहले पहला कि दोनों फोर्स इक्वल महसूस करेगा, दैट इज करेक्ट, बट द पार्ट टू इज नॉट करेक्ट। ठीक है, फिर से देख लेना और इसको समझने की कोशिश का जरूरत होगी तो आपको ये 18th क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और मेरा सोचना है कि आप इसको आराम से बना सकते हैं, मैंने आपको दे दी है। इसमें मोटा मोटी सब कुछ रखा है, दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी निकालना है, और वेलोसिटी पे निकाल के हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, और मास दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप उसको भी निकाल के इसको कर लीजिए। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं इसमें। टाइम के हिसाब से डिस्टेंस दिया है, 0 में 0, 1 में 1, पहला A1 क्वेश्चन है, और उसमें बोलता है कि इस चार्ट को देख के बताओ व्हाट कैलकुलेशन कैन यू ड्रॉ अबाउट एक्सीलरेशन, इज इट कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और जीरो, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो, यदि एक्सीलरेशन 0 होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है कि नहीं, ठीक। हाँ, तो एक्सेलरेशन इज 0 जो कहा जा रहा है, ये तभी होगा, आप इस फॉर्मूला में डालो ना मेरे भाई, एस इज इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी। एक्सेलरेशन यदि 0 होगा, ये 0 हो गया, तो एस क्या है, यू टी। टाइम जितना बढ़ेगा उतना ही डिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी बढ़ना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देख रहे हो, एक में 1 मीटर जा रहा है, दूसरे मिनट में 8 मीटर चला जा रहा है, तीसरे सेकेंड में 27 मीटर चला जा रहा है, यानी कि ये 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू पे चल रहा है, यानी क्यू में चला है, ट्रिपल मैंने क्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक्सीलरेशन 0 नहीं हो सकता है। इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट में का फॉर्मूला ये है, तो इसमें क्या है, टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है।
बट यहां देख रहे हो यहाँ t3 के प्रोपोर्शनल है ना, 2 का क्यू है, 3 का क्यू है। सो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम, एक्सेलरेशन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन पहला एक्सेलरेशन जीरो है, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो होगा नहीं क्योंकि डिक्रीज करता तो डिस्टेंस घटते जाता है, जीरो से स्टार्ट ही हुआ है। अब क्या है इसमें, इसने कहा कि फोर्स, what do you infer about the forces acting the object, as F is equal to ma, therefore F is directly proportional to A, hence the force must also be increasing uniformly with time। कि जैसे ही एक्सेलरेशन टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज करता जाएगा। 2% managed to push a motor car of 1200 kg at a uniform velocity of along a level road, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो टोटल पुश ऑफ 2% कर रहा है 1200 kg at a uniform velocity of level road. The same motor car can be pushed by 3% to produce acceleration of 0.2 meter per second square. What is the force does each person push the motor car? With what forces each person push the motor car? Assume that all person, 2% managed to push 1200 kg at a uniform velocity along as a velocity uniform, so acceleration is zero. It means force exerted by 2% is being neutralized by the friction। यानी कि जब हम दो आदमी मिलकर धक्का दे रहे हैं तो ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि जो कुछ न्यूट्रलाइजिंग फोर्स है उसको एक दूसरे को फोर्स न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, ठीक है। बट द सेम मोटर कार कैन बी पुश्ड बाय 3% टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। ध्यान देने की बात, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया यानी कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। उस कंडीशन में यदि तीन आदमी उसको जब तक दो कर रहा है तब तक क्या हो रहा है, इससे पहले भी हम लोग देखे थे 200 न्यूटन वाले केस में कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। जब तक दो आदमी उसको पुश कर रहा है इट इज बीइंग न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि जो उसके रिएक्टिव फोर्स थे जो उसको उस दोनों मिलकर जीरो हो जा रहा था, जो अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लग रहा था जितना दो आदमी धक्का दे रहा था, इसलिए जितना यूनिफॉर्म वेलोसिटी वही चला जा रहा था। लेकिन जब तीसरा आदमी आ गया तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया। तो जब तीसरा वेलो आ गया तो पहले कितना था 2F मान लिए क्या, और वो कितना किसके इक्विवेलेंट था, फ्रिक्शनल फोर्स का। जब तीन आदमी आ गया तो 3F हो गया। तो नेट फोर्स कितना लगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है इसके बराबर है 2F का, तो नेट फोर्स कितना लगा, नेचुरल है। देखिए नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट अनबैलेंस फोर्स इसमें जीरो नहीं रहा, इनिशियली नेट अनबैलेंस फोर्स जीरो था, अब जीरो नहीं रहा, अब F हो गया, ठीक है। तो F इजिकल टू M है, ठीक है। अब इसके 240 न्यूटन आ गया। तो आप इसको देख लेंगे, ये भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट। ये भाई मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, F इजिकल टू एम ए, आप आराम से इसको निकाल, ठीक है, क्योंकि आपका ही मैं टाइम ले लूंगा क्वेश्चन डिस्कशन करने पे। अगला, ए लार्ज ट्रक and a car both moving with a velocity of magnitude v have a head-on collision and both of them come to halt after that if the collision lasts for 1 second। आ गया जो हम लोगों ने अभी डिस्कस की थी कि collision, if collision lasts for 1 second then the rate of change of velocity is equal to change of momentum होगा। सिंपल सा बात है। तो पहला क्वेश्चन है, which vehicle experience the greater force of impact। बताओ बताओ चलो, कौन ज्यादा फोर्स महसूस करेगा, कार और ट्रक दोनों टक्कर खा गया तो कोई ज्यादा नहीं करेगा, जो मैंने बताई दोनों बराबर फोर्स करेंगे, दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाएंगे, ठीक है। which vehicle experiences the greater change in momentum। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है यहाँ, चेंज ऑफ मोमेंटम जब हम पहली बार बात कर रहे थे
और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम है, क्या कि टी से 1 सेकंड के लिए ही अंदर हो रहा है ना। अब फोर्स दोनों में इक्वल हो रहा है तो चेंज ऑफ मोमेंटम इस कंडीशन में इक्वल हो जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला में बैठा के देखोगे, यू विल गेट द आंसर। फोर्स एंड टाइम इज सेम फॉर बोथ द ट्रक एंड एज वेल एज कार, तो चेंज इन दैट इज 1 सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम और इक्वल टू द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम जो इसमें होगा दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स। अब फोर्स दोनों का इक्वल है, ठीक है। देखो ना भाई क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम भी माइनस यू बाई टी होता है। अब ये जो देख रहे हो भी, टी जब 1 सेकेंड होगा, 1 हो जाता है, तो इसमें एम भी माइनस यू हो गया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो गया ऑब्जेक्ट का। तो दोनों में फोर्स इक्वल लग रहे हैं, तो दोनों के फाइनली चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एक ही सेकेंड तक लास्ट कर रहा था। Which vehicle experience the greater acceleration? एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे भाई, बताओ। एक्सेलरेशन होता है एफ ए इक्वल टू एफ बाई एम। मास जिसका ज्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी, एक्सेलरेशन कम होगा, है ना। बहुत दूर से धक्का दोगे तो जो भारी चीज होगा वो थोड़ा मूव करेगा, हल्का चीज तेजी से मूव कर जाएगा। तो नेचुरल है कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन। एंड व्हाई द कार इज लाइकली टू सफर मोर डैमेज देन ट्रक? एक तो लाइटर है, एक्सेलरेशन उसको ज्यादा हुआ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो उसमें उसका इम्पैक्ट उस पर ज्यादा होगा। तो मोटा मोटी मैंने एक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देने की कोशिश किया है, आप भी इसको समझो और कोशिश करो इसको ग्रास्प करने का।